खोया पूनम संगत की इस कड़ी में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवादार आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यह संगत कार्यक्रम हमारे पूर्वजों की प्राकृतिक जीवन दर्शन, रूढ़ी प्रथा, गण व्यवस्था, खोया पूनम, मूल सुनसरी, योग तंत्र आदि पर आधारित है। इन कड़ियों में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई, संसार की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई और उस जीवन की उत्पत्ति में हमारा विकास कैसे हुआ और इस विकास क्रम में विकसित होते होते हम सब लोग एक उन्नत अवस्था में पहुंचे और उन्नत अवस्था में पहुंचने के बाद हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर आक्रमण हुआ और कैसे हम टूट करके बिखर गए। और आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए संघर्षरत है। कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है कि हर एक चीज की अवस्था होती है, जन्म होता है, उसका विकास होता है, फिर स्थिति होती है और फिर विनाश होता है। और विनाश के बाद दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। विनाश के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है और पुनर्निर्माण से पहले अपने आप को बचा करके रखने की स्थिति निर्मित होती है। अंग्रेजी में इसको सरवाइव करना बोलते हैं। अपने आप को बचा करके रखना, अपने आप को सुरक्षित करके रखना जिसको कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी हमको, अपने आप को, अपनी गण व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को, अपनी डीएनए को सुरक्षित बचा करके रखा। इतने हजारों सालों में 4-5 हजार सालों से लगातार अपने आप को सुरक्षित बचा करके रखा हुआ। न संस्कृति में मिलावट होने दिया, न डीएनए में संक्रमण होने दिया। और इसी शुद्धता के कारण से, ऐसी ही शुद्धता के कारण से ट्राइबल, हम आदिवासी लोग, गण व्यवस्था में निवास करने वाले लोग ट्राइबल कहलाते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए में अभी तक कोई मिश्रण नहीं हुआ है। और डीएनए में मिश्रण न हो इसके लिए कठोर से कठोर सामाजिक नियम बने हुए। सभी ट्राइब अपनी अपनी गण व्यवस्था का पालन करते हुए अपने नस्ली शुद्धता को भी बरकरार रखता है और साथ में अपनी समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को भी जीवित रखता है। जब दो चीजें आपस में मिलती है, दो अलग अलग डीएनए समूह के लोग, दो अलग अलग प्रजाति के लोग, तो एक तीसरा प्रजाति पैदा होता है। आजकल के हाइब्रिड वाला जितने भी फसल हैं, चाहे हाइब्रिड का टमाटर हो, हाइब्रिड का खीरा हो, धनिया हो, गोभी हो, वो अपने मूल गुण को छोड़ करके तीसरा गुण पैदा कर लेता है। विदेशी, बाहर से आए हुए अदर कबीले के लोग, बाहर से आए हुए आर्य नस्ल के लोग भी कभी भी हमारी संस्कृति, अपनी व्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था में मिलावट करने की कोशिश की, किंतु आदिवासियों को वो
संक्रमित नहीं कर पाए। और इसी अवस्था को सर्वाइवल कहते हैं, इसी अवस्था को अपने आप को बचा करके रखना कहते हैं। जिस प्रकार की प्रकृति बीज को सुरक्षित रखती है और जब अनुकूल समय आता है तो अंकुरित होता है और फिर से वो पौधा बनता है, फिर से वो पेड़ बनता है। यदि उस बीज में मिलावट होगा तो फसल तैयार नहीं होगा, बल्कि खरपतवार पैदा होंगे। इसलिए बीज की सुरक्षा और बीज को सुरक्षित रखना और उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, ये बातें हमारे पूर्वज जानता था। इसीलिए आज तक तो कभी भी मिलावट बर्दाश्त नहीं किया। जिस प्रकार से कोयल अपने समूह में कौवे को नहीं रखती, जिस प्रकार से लाल चींटी काले चींटी को अपने कबीले में नहीं पालती, नहीं रखती, जिस प्रकार से बंदर अपने समूह में भालू को नहीं रखते, जिस प्रकार से कोई भी जीव जंतु अपने कबीले के बीच में ही सुरक्षित महसूस करता है और अपने कबीले के बीच में ही वो विकास करता है, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बना करके रखा है, जिस व्यवस्था को गण व्यवस्था कहते हैं। और वो गण व्यवस्था आज खतरे में है। अब खतरे में क्यों है? जिसको शरीर बल से पराजित नहीं किया जा सका, हजारों सालों से हम शुद्ध रूप से रहे, लेकिन आज मिलावट हो रहा है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में मिलावट हो गया, हमारे विचारों में मिलावट हो गया। आधुनिक शिक्षा के नाम पर जब हम स्कूलों में, कॉलेजों में जब भर्ती हुए, तो हम अपने पूर्वजों की शिक्षा को भूल गए, अपने सांस्कृतिक शिक्षा को भूल गए, अपने कबीलाई शिक्षा को भूल गए। क्योंकि जो सिलेबस थे, उस सिलेबस में हमारे व्यवस्था की शिक्षा नहीं थी, हमारी भाषा की शिक्षा नहीं थी, हमारी गण व्यवस्था की शिक्षा नहीं थी, हमारे न्याय करने की पद्धति की शिक्षा नहीं थी। और हमारी सोच में, हमारी समझ में मिलावट पैदा हो गया, हमारी व्यवस्था में भी मिलावट पैदा हुई। हमारे गांव की जो व्यवस्था थी, स्वयं शासन करने की, स्वयं न्याय करने की, हमने बाहरी शासन प्रणाली को अपने गांवों में आमंत्रित किया और उस बाहरी शासन प्रणाली के अनुसार न्याय करने लगे। उसके आधार पर हम शासन करने लगे। हमारे डिसीजन कोई दूसरा लेने लगा, हमारे न्याय कोई दूसरा करने लगा। हम छोटे मोटे लड़ाई के मामले भी थाने में लेकर के जाते हैं और हमारे हिस्से की फैसला थानेदार करता है। हमारे गांव का विकास कैसे होगा, हमारे कबीले का विकास कैसे होगा, हमारे समूह का विकास कैसे होगा, हमारे आने वाले पीढ़ियों का विकास कैसे होगा, ये डिसीजन हम नहीं लेते, बल्कि हमने किसी और को डिसीजन लेने की जिम्मेदारी दे दिया और वो हमारे पक्ष के डिसीजन लेते हैं, जिसके कारण से सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैचारिक सब में आधुनिक मिलावट चालू हो चुका है, जिसके कारण से हमारा संगठन बिखर रहा है। जिस प्रकार से लाल चींटी, जिसको माटा भी बोलते हैं, यह मधुमक्खी, उसके ऊपर जब कोई अटैक होता है तो सब लोग छत्ता छोड़ करके बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा समुदाय भी बिखर गया है। नए पीढ़ी को यह बताना जरूरी है कि वो उसका इतिहास क्या है, उसका नस्ल क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। उसको कम से कम 3 चीजों की जानकारी होना जरूरी है। एक तो उसके पूर्वजों का नाम, दूसरा उसके पूर्वजों का पता और तीसरा उनके पूर्वजों की सांस्कृतिक पहचान।
कल हम इसी विषय पर बात कर रहे थे कि हमारे पूर्वजों के नाम क्या है। हमारी जो संज्ञा है वो हिंदी में हम सबको मानव कहा जाता है, संस्कृत में मनुष्य कहा जाता है, उर्दू में इंसान कहा जाता है, फारसी में आदमी कहा जाता है, अंग्रेजी में ह्यूमन कहा जाता है। किंतु हमारे पूर्वजों को न तो अंग्रेजी आता था, न हिंदी आता था, न संस्कृत आता था और न किसी और भाषा का उसको ज्ञान। तो जब हमारे पूर्वजों को अंग्रेजी आता ही नहीं था तो अंग्रेजी में वो अपने आप को ह्यूमन बिल्कुल नहीं कहते थे, और संस्कृत में अपने आप को मनुष्य भी नहीं कहते थे क्योंकि संस्कृत उनको नहीं आता था। मनुष्य शब्द जो है मनु के वंशज को कहा जाता है संस्कृत में। जो मनु के वंशज है उनको मनुष्य कहा जाता है। और चूंकि हमको हमारे पूर्वजों को संस्कृत नहीं आता था, इसका मतलब हमारे पूर्वज अपने आप को मनुष्य नहीं कहते थे। उर्दू में इंसान कहते हैं, इंसान का मतलब होता है इंसा, अल्लाह के संतान। क्योंकि हमको उर्दू नहीं आता था, इसका मतलब हमारे पूर्वज अपने आप को इंसान नहीं कहते थे। फारसी में आदमी कहा जाता है। आदमी का मतलब होता है आदिम और हवा के वंशज। मुस्लिम समुदाय ऐसा मानता है कि आदम और हवा उनके पूर्वज हैं। तो आदम और हवा को जो लोग अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों को उनका भाषा नहीं था, इसके कारण से अपने आप को आदमी भी नहीं कहते थे। अब मानव हिंदी में कहा जाता है और हिंदी भी हमारे पूर्वजों को नहीं आता था, इसलिए अपने आप को मानव भी नहीं कहते थे। तो अपने आप को कुछ ना कुछ तो कहते रहे होंगे ना। अपने आप को अपनी भाषा में किस नाम से जानते थे हमारे पूर्वज, वो नाम हमको आना चाहिए। अपने आप को हमारे पूर्वज कोया कोयदूर कहते थे। और कोया कोयदूर क्यों कहते थे? क्योंकि वो अपने आप को प्रकृति के पुत्र, प्रकृति के वंशज मानते थे और प्रकृति को कोया कहा जाता है। अब प्रकृति की पहली संरचना माँ की गर्भ होती है, इसलिए माँ के गर्भ को भी कोया कहा जाता है। माँ के गर्भ को किसी ने बनाया नहीं, वो नेचुरल है। उसी प्रकार से गुफा को भी कोया कहा जाता है, क्योंकि गुफा को भी किसी ने बनाया नहीं, नेचुरल है, बल्कि वो भी माँ की गर्भ की तरह हमको सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार से गुफा में भी हमारे पूर्वज आंधी, तूफान, बरसात, धूप और जानवरों को सुरक्षा प्राप्त होती थी। इसके कारण से गुफा को माँ के गर्भ के बराबर सम्मान देते हुए उसको भी कोया कहा। महुआ के फूल को भी कोया कहा जाता है। महुआ के फूल को भी उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने माँ के गर्भ के समान पोषण देने वाला फूल होने के कारण से माँ के महुआ के फूल को भी सम्मान देते हुए उसको कोया फूल कहा, कोया पुंगार कहा। क्योंकि महुआ के फूल में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व थे। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे तो उनको ऐसे खाद्यान्न की जरूरत थी जिनको सुरक्षित कई महीनों तक रखा जा सके और उनकी गुणवत्ता खत्म ना हो। सभी फूल मुरझा करके, सूख करके खराब हो जाते थे, किंतु महुआ का फूल एक ऐसा था जिसको कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता था और वो खराब नहीं होता था और वो कभी सूखता नहीं था। मतलब जो है उसका जो गुण है वो बरकरार रहता था और साथ में उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होता था कि महुआ के फूल खा लेने के बाद उसका जो मिठास है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो गुणवत्ता है,
वो समझिए महाअवधि की तरह था। आजकल जब लोग कमजोर पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं, कमजोरी लगता है, थकावट लगता है, तो लोग टॉनिक सिरप पीते हैं। लेकिन उस समय यदि किसी को थकावट लगा, कमजोरी लगा, तो लोग महुआ के फल को, उसके फूल को सेवन करते थे। तो दवाई के रूप में भी काम करता था और शरीर को पोषण भी देता था। जिस प्रकार से मां के गर्भ में बच्चे को नाभि नाल के माध्यम से पोषण मिलता है, उसी प्रकार से महुए के फूल भी पोषण देने वाला था। इसके कारण से महुआ के फूल को भी मां के गर्भ के बराबर प्रकृति की संरचना मानते हुए उसको भी कोया पुंगार कह करके सम्मान दिया गया। और चूंकि हमारे अपने आप को मां के गर्भ, गुफा और महुआ के फूल, इन तीनों से संबंध था। जब बच्चा पेट में था, मां के गर्भ में था, तो सुरक्षित था। वहां से जब पैदा हुआ तो गुफाओं में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया और उसके भोजन का आधार बना महुआ का फूल। इसलिए तीनों को कोया पुंगार कहा, तीनों को कोया कहा, कोया पुंगार, कोया और कोख, और खुद को उसका संतान की तरह बताते हुए अपने आप को कोयतूर कहा। तूर मतलब वंश से संतान, कोयतूर मतलब प्रकृति के वंश, प्रकृति के वंशज। इस प्रकार से अपने आप को हमारे पूर्वजों ने कोयतूर कहा। और इस कोयतूर नाम से अपने भूभाग को उन्होंने कोयामुरी द्वीप कहा। कोयामुरी द्वीप, मुरी मतलब होता है जल। कोया प्राकृतिक जल से घिरा हुआ भूभाग, कोयामुरी द्वीप मतलब उसके भूभाग का नाम, उसके जमीन का नाम कोयामुरी द्वीप था, जिसको आज इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कहते हैं। उसके पहले जो पंचखंड, जो धरती था, उसको कोयामुरी द्वीप कहा जाता था। दूसरा संज्ञा अपने आप को वो, क्योंकि हमारे पुरखा गण व्यवस्था में निवास करते थे, कबीला व्यवस्था में निवास करते थे। अब गण का मतलब होता है समूह, लोगों का समूह। जब हम 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह बना करके कहीं पर रहते हैं, उस समूह की व्यवस्था को गण व्यवस्था कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कबीला या ट्राइब कहते हैं। और इसी गण व्यवस्था में रहने वाले जो समूह थे, हमारे समूह थे, उनके समूहों को गण जीव कहा जाता है। आज के शब्दों में कबीला को गण जीव भी कहा जाता है। और समूह की जो व्यवस्था थी उसको गणवाना और गणधरवाना कहा जाने लगा, और अपने आप को गोंड कहा। गोंड का मतलब जो है गण समूह में निवास करने वाले लोग, समूह में निवास करने वाले लोग। गोंड का मतलब कोई जाति नहीं है। गोंड के भीतर जो टाइटल होते हैं, वो टाइटल सभी ट्राइबलों में होते हैं। इसलिए पहले गोंड शब्द का प्रयोग जो है सभी कबीलों के साथ जुड़ा हुआ था, बाद में धीरे धीरे अलग हुआ। जैसे अभी भी प्रयोग होता है कि कोया गोड़, परजा गोड़, धुरवा गोड़। उसी प्रकार से पहले संथाली, मुंडा, इन सब को चूंकि सब समूह में निवास करते थे, तो एक्चुअल में सब लोग जो है गोंड ही थे। इसका विभाजन कैसे हुआ, बाद में जब पूछा गया होगा कि भाई जब जातियों का निर्माण होने लगे, जातियों के निर्माण के समय यह पूछा गया होगा कि आपकी पहचान
Audio Fligo powering off. अपना परिचय अपनी गण समूह के नाम से दिया होगा, कुछ लोगों ने अपना परिचय अपने टोटम चिन्ह के नाम से दिया होगा, कुछ लोगों ने अपना परिचय अपने कर्म के नाम पर दिया होगा। तो इस प्रकार से 3-4 प्रकारों से जातियों का तो मध्य भारत में रहने वाले कुछ लोगों ने अपना गोत्र चिन्ह बताने के बजाय अपने समूह के ही नाम बताया, नस्ल का नाम गोत्र जो है एक बड़ा विस्तृत नाम है। समूह में निवास करने वाले सभी को गोल ही कहा जाता था। तो समूह के नाम बताने वाले गोल कहला गए, लेकिन अपने कबीला का नाम बताने वाले लोग उस कबीलाई नाम से जानने जाने लगे। जैसे कुछ लोगों ने उरांव बताया, कुछ लोगों ने भील बताया, कुछ लोगों ने संथाल बताया। तो भील, संथाल, उरांव वो कबीला नाम। अब गोल क्या है? एक नस्लीय नाम है, बड़ा सामूहिक नाम है, सार्वजनिक नाम है। उसके नीचे फिर जो है कुछ लोगों ने अपने कर्म के आधार पर बताया होगा कि भाई जिससे लोहार से पूछा गया होगा तो अपने आप को लोहार बताया होगा, लोहे का काम करने वाला। घड़े का काम करने वाले ने कुम्हार बताया होगा। तो इस प्रकार से गोंड जो शब्द है, हमारे पुरखा अपने आप को गोंड भी कहते थे। एक कोयतुर कहते थे और दूसरा गोंड कहते थे। इसके कारण से जब वो गण समूह में निवास करता था, इसलिए उसके राष्ट्र को, उसके देश को, उसके क्षेत्र को गणधरवाना, गणमंदाना, गंडोद्वीप कहा जाता था। गंडोद्वीप, कबीलों का देश। गणधरवाना मतलब कबीला राष्ट्र, और वही गणधरवाना, गणमंदाना शब्द आगे चल करके गोंडवाना कहलाया, क्योंकि उसके सदस्य गोंड कहलाते थे। तो इस प्रकार से हमारे पूर्वज अपने आप को गोंड नाम से भी जानते थे। अब ये गोंड शब्द सिर्फ भारत के मध्य प्रदेश के ही नहीं, पंचखंड धरती के लेवल पर 5 महाद्वीपों में गोंड के नाम से बहुत से संस्थाएं हैं। आप अफ्रीका में, इंडोनेशिया में जो 5 महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जगहों पर भी जो है गोंडवाना के नाम पर बहुत से संस्थान है, बहुत से जगहों के नाम है। जबकि हमको लगता है कि गोंड हम ही लोग हैं, जबकि ये 5 महाद्वीप में रहने वाले जो कबीलाई समूह है उनको भी गोंड कहा जाता था। अब गूगल में सर्च करेंगे तो दक्षिणाखंड, दक्षिणी ध्रुव के अन्य देशों में भी गोंडवाना के नाम पर कहीं पर जो है रेड फॉरेस्ट है, तो कहीं पर टूरिज्म प्लेस है। अब ये गोंडवाना नाम भारत के सामाजिक लोगों ने नहीं दिया, बल्कि वेगनर नामक वैज्ञानिक और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक आदि ने भौगोलिक कटाव को ध्यान में रखते हुए खोज किया, और फिर जो सबसे बड़े कबीलाई समूह थे उस समूह के नाम पर पूरे आधी धरती का नाम गोंडवाना लैंड उन्होंने रखा। आधी धरती का नाम गोंडवाना लैंड, क्योंकि आधी धरती में ये गोंड नस्ल के लोग अपनी कबीलाई व्यवस्था में रहते थे। इतनी बड़ी गौरवशाली बातें, गौरवशाली इतिहास को छुपाया गया, पता चलने ही नहीं दिया। और जिन लोगों का कुछ भी इतिहास नहीं है वो बड़े उचक उचक करके, बड़े रैली निकाल करके अपने आप को और इस देश के नाम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस देश को अपने धार्मिक नाम से रखना चाहता है, कोई
हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो कोई बौद्ध राष्ट्र बनाना चाहता है, तो कोई अन्य राष्ट्र बनाना चाहता है। जबकि इतनी बड़ी इतिहास, इतनी बड़ी बात को, इतनी बड़ी जड़ को नकारा नहीं जा सकता, उसको जबरन नकारने की कोशिश किया जा रहा है। गोंडवाना, गंधर्वाना, गणबंदाना, ये गंधर्वाना, गणबंदाना तो ऋग्वेद आदि शब्दों में, ऋग्वेद आदि ग्रंथों में भी है, वैदिक ग्रंथों में भी आया है गंधर्वाना, गणबंदाना। गंडोद्वीप और गोंडवाना, ये गोंडवाना जाति सूचक नहीं है और ना ही इसका संबंध पूर्वाग्रह से है। संपूर्ण कबीला में, संपूर्ण जो लोग हैं, जो कबीलाई व्यवस्था में रहते हैं, गण समूह में रहते हैं, उन सब लोगों को गोंड कहा जाता है। लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान उनके कबीला नाम से होता है, जैसे उरांव, भील, संथाल, कंवर, मुंडा। तो इस अंतर को हमको समझना पड़ेगा। और जब हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के नाम कोयतुर गोंड थे, तो इससे ये बात साबित होता है कि इस भूभाग के मालिक हमारे पुरखा थे और हमारे पुरखा के नाम इस जमीन पर लिखे हुए हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो जिसका नाम इस जमीन पर होता है वो उसका मालिक होता है। यदि हम इस भूभाग को आर्यवर्त कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आर्यों का जमीन है, आर्यों का देश। इस भूभाग को जब हम इंडिया कहते हैं तो ऐसा लगता है कि इंडिया अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों का देश है, उन्होंने हमारे इस देश को बनाया, ऐसा लगता है। जब हिंदुस्तान कहते हैं तो अरबी, उर्दू, फारसी वालों का है, ऐसा लगता है। तो जब इस धरती पर, इस भूभाग पर नाम लिखा है किसका, हमारे पूर्वजों का, यदि धरती पर गोंडवाना है, इस धरती को गंधर्वाना कहा जाता है, इसका मतलब हमारे पूर्वजों का नाम लिखा है उसमें, रिकॉर्ड में। यदि हम इस धरती को, हमारे भूभाग को कोयामुरी द्वीप कहते हैं, तो कोया हमारे पूर्वजों का नाम है, उसमें नाम लिखा हुआ है। इससे ये बात साबित होता है कि हम इस भूभाग के मालिक हैं, इस पंचखंड धरती के मालिक हैं, और इस पंचखंड धरती के जमीन पर हमारे पूर्वजों का नाम लिखा है, और यही हमारा पता है, यही हमारी एड्रेस है। हमारे पूर्वजों के नाम कोयतुर या गोंड, हमारा पता है कोयामुरी द्वीप, गंधर्वाना, गणबंदाना, और हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारी भाषा है, हमारी गण व्यवस्था है, हमारी कबीलाई व्यवस्था है। इसको बचाने का एक ही तरीका है कि सब लोगों में जन जागृति आए, सब लोग अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी व्यवस्था को समझे और माने। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सभी में ये जन जागृति आए, सब में ये जागृति आए, सब लोग इसको जाने, माने और इसको पालन करें, तभी हम अपने पूर्वजों की इतिहास को, उसके संस्कृति को, उसकी व्यवस्था को बचा सकते हैं। तभी हम पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तरफ आगे जा सकते हैं। ये दौर पुनर्निर्माण का है और ये कोयापुरम संगम जो चल रहा है उसी का एक कड़ी है पुनर्निर्माण की। और ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बहुत पहले चालू हो चुका है, और बहुत पहले चालू हो चुका है, उसमें से हम लोग एक अध्याय हैं। हम लोगों से पहले दादा मोतीराव कंगाली, दादा हीरा सिंह मरकाम, सुनेर सिंह सराम, और दादा हीरा सिंह मरकाम से भी पहले हमारे कुछ महापुरुषों ने किया होगा, और उससे भी पहले आदिवासी विद्रोह के नाम पर बड़े बड़े जो संघर्ष हुए, और उससे भी पहले शंकरता, रघुनाथता, रानी दुर्गावती का जो समय रहा। तो ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रहा है और हम उसके एक अध्याय हैं, एक कड़ी।
और इस दौर पर ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में समाज को फिर से अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने फिर से स्वशासन को स्थापित करने के लिए एक ही रास्ता है कि सबके बीच में वो जन जागृति फैले, सब लोग जाने, सब लोग माने। लेकिन यहां भी एक समस्या है कि सब लोगों तक ये जन जागृति जाएगा नहीं, सब लोग इसको मानेंगे नहीं। और ये क्यों नहीं मानेंगे और क्यों सब लोगों तक ये व्यवस्था नहीं जाएगा, ये संदेश, ये सूचना नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग बिखर चुके हैं, बिखरे हुए, इसलिए सब लोग जागरूक नहीं होंगे। यदि सब लोग एक जगह रहते तो एक ही संदेश में सब तक जो सूचनाएं पहुंच जाती, सब लोग जागरूक हो जाते। लेकिन सब लोग वैचारिक रूप से बिखरे हुए हैं, कबीला ही बिखर चुका है। और बिखराव का जो कारण है कि सब लोग अपने अपने कामों में मगन हो चुके, कोई किसी की बात नहीं सुनता, किसी के पास समय नहीं। और इसको पुनः अगर हमको बिखराव को इकट्ठा करना हो तो उसका भी एक ही तरीका है, आपका गांव। क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके गांव से जुड़ा हुआ है, हमारे गांव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसीलिए नार, हमारे पूर्वज कितना बुद्धिमान रहे होंगे कि गांव को नार कहते हैं। नार का मतलब वहां पर हमारा नाभि नाम गड़ा हुआ है। अब कितनों भी तरक्की कर ले, कितनों भी बड़ा हो जाए, अपने गांव को नहीं भूल सकते और गांव में आना ही पड़ेगा। इसलिए गांव में पतंग के तार हैं, जिससे पतंग आसमान में उड़ता है। अब पतंग को पकड़ना मुश्किल है और हम सब पतंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है उसका तार कहां पर है, उसका रस्सी कहां है, गांव में गड़ा हुआ है। पतंग आसमान में जितना भी उड़ ले, उसका रस्सी गांव में गड़ा है। तो उस गांव को पकड़ करके उस रस्सी को खींचना पड़ेगा, तभी हम सब लोग पुनः संगठित हो पाएंगे, तभी हम सब लोग जागरूक हो पाएंगे। और बहुत से पतंग तो ऐसे हैं जो कट करके आसमान में उड़ चुके, और जो कट के आसमान में उड़ चुके वो दोबारा अपने गांव में नहीं गिरेगा, गिरेगा तो किसी और गांव में गिरेगा। और यदि सुरक्षित गिरा तो उसको फिर से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हर एक गांव हमारा है। क्योंकि हर गांव हमारे कबीलाओं के ही हैं, सभी गांव से हमारे तार जुड़े हुए हैं। गांव के माध्यम से ही सबको जोड़ा जा सकता है और सबको संगठित किया जा सकता है। तो इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को हमको मजबूती से खड़ा करने के लिए आगे आना होगा, समझना होगा, जानना होगा और एक प्रकार की विचारधारा में चलना होगा। मधुमक्खी इसलिए संगठित रहते हैं क्योंकि सबके काम बटे होते हैं और सब लोग अपने मुखिया के आदेश का पालन करते हैं। मधुमक्खियों में एक श्रमिक मधुमक्खी होता है, एक सैनिक मधुमक्खी होता है, दीमक में भी उसी तरीके से होता है। एक रानी मधुमक्खी होता है और एक राजा मधुमक्खी होता है। तो पूरा एक लोकतांत्रिक प्रशासन की तरह मधुमक्खी और दीमक का व्यवस्था चलता है। उसी प्रकार से हमारी जो व्यवस्था है, जो बिखरा हुआ है, उसको उसी तरीके से फिर से मजबूत करने पड़ेंगे। कोई किसी की बात नहीं मानता, उसको बात माने ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा
जिसमें हर एक व्यक्ति को समाज की बातों को मानना जरूरी हो, अनिवार्य हो। अभी लोग बहुत चीजों को हम समाज की बात को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से हर एक चीज, हर एक व्यक्ति माने, ऐसे व्यवस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा, तभी हम अपनी व्यवस्था को पूरा स्थापित कर पाएंगे। साथियों, हमारे बिखराव का एक और कारण है कि हम हमारे पूर्वजों के जो शंभू शेख के जो मूल सूत्रधारी और योग तंत्र है, उसको हम लोग भूल गए, उसका अभ्यास करना बंद कर दिया। हम सिर्फ ज्ञान अर्जित तो कर रहे हैं, लेकिन बाहरी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, भीतर से हम खोखला हैं। हमारे शरीर के भीतर सब कुछ संसाधन कुदरत ने दिया हुआ है। यहां तक कि यदि हमारे शरीर पर कोई आंख में यदि कोई कंकड़ घुसने का भी प्रयास करता है, तो हमारा आंख पहले से बंद कर लेता है अपने आप। इतना सक्रिय सेंसर हमारे आंखों पर लगा हुआ। हम अपने खाने के साथ में छोटे से कंकड़ भी अगर खाने की कोशिश करें, तो हमारा जीभ उसको बता देता है कि खाने में कंकड़। इतना बेहतरीन सेंसर हमारे शरीर पर लगा हुआ है। कहीं पर कुछ दुर्घटना होने को रहता है, तो हमारा सेंसर उसको जान सकता है, उसको पता कर सकता है। हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया जीवाणु घुसता है, तो तुरंत हमारे सक्रिय सुरक्षा तंत्र, हमारे शरीर के भीतर जो बैक्टीरिया और जीवाणु से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है और लड़ाई शुरू कर देता है बाहरी संक्रमण के खिलाफ। कितना बेहतरीन हमारे शरीर के सिस्टम बने हुए हैं। हमारे शरीर में एक छोटा सा कंकड़ तक घुसने नहीं देता हमारा शरीर। इससे भी हमको सीखना पड़ेगा। हमारे आंख में छोटा सा धूल तक घुसने नहीं देता हमारा आंख। तो जब हमारा शरीर किसी चीज को हमारे भीतर घुसने नहीं देता है, तो हम अपने कबीलाओं के बीच में बाहरी संस्कृति, बाहरी व्यवस्था को कैसे घुसा करके रखेंगे? और वही दुख का कारण है, वही पीड़ा का कारण है। इसलिए हम सब लोगों को योग और तंत्र की तरफ भी जाना पड़ेगा। योग मतलब अपने आप को अपनी शक्तियों के साथ जोड़ना, प्राकृतिक शक्ति के साथ जोड़ना। योग करने के लिए सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, कमर पीठ सीधी कर ले, आंखों को बंद कर ले और पूरे शरीर को रिलैक्स और शांत कर ले।